नमस्कार क्लास। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो अपने अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, या यूं कहें कि अपने इतिहासकार वाले चश्मे पहन लीजिए, क्योंकि आज हम मौर्य साम्राज्य की एक ऐसी राजनीतिक रणनीति का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं जो जितनी खौफनाक थी उतनी ही अचूक भी। हम बात कर रहे हैं विष कन्याओं की। एक ऐसा सीक्रेट और खूनी तंत्र जो इतिहास के पन्नों में कहीं छिप सा गया है, लेकिन सच कहूं तो इसने उस समय की राजनीति की पूरी दिशा ही तय कर दी थी। अब जरा आचार्य चाणक्य के इस चौंका देने वाले कथन पर गौर कीजिए। वो साफ कहते थे कि उनके साम्राज्य की सुरक्षा सिर्फ चमकती तलवारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उन विष कन्याओं पर टिकी है जिनके एक चुंबन में साक्षात मौत छिपी होती है। मतलब सोचिए जरा, ये कोई आम बात नहीं है। ये उस मास्टर रणनीतिकार का बयान है जिसने भारत को एकजुट करने के लिए युद्ध कौशल की पूरी परिभाषा ही बदल डाली थी। तो आज की हमारी इस क्लास का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस रहस्यमयी हथियार को समझेंगे, फिर इसके निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे, उसके बाद वो जानलेवा मुलाकात, और आखिर में एक बड़ा सवाल कि ये राष्ट्रीय रक्षा थी या महज एक क्रूरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, रहस्यमयी हथियार, एक परिचय। अब क्लास एक पल के लिए ऐसे युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए जहां से हजारों सैनिकों की फौज और भारी भरकम तोपखाने पूरी तरह से गायब हैं। एक ऐसी जंग जहां खून की नदियां तो नहीं बहती, लेकिन दुश्मन का काम बिल्कुल खामोशी से तमाम कर दिया जाता है। दरअसल चाणक्य ने अपने मौर्यकालीन जासूसी नेटवर्क की गहराइयों में एक ऐसी गुप्त रक्षा प्रणाली फिट कर दी थी जो बिना किसी पारंपरिक युद्ध के ही बड़ी आक्रमणकारी सेनाओं को बेअसर कर देती थी। मतलब भारी सैन्य तैनाती की जरूरत ही खत्म। यह सिर्फ कोई जासूसी तंत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा अदृश्य अस्त्र था जिसने युद्ध के पुराने नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, विष कन्या निर्माण की प्रक्रिया। अब देखिए, इन अदृश्य अस्त्रों को तैयार करने के पीछे कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक बेहद ठंडा कैलकुलेटेड जीव विज्ञान काम कर रहा था, एक पूरी तरह से साइंटिफिक प्रोसेस। इतिहास के विद्यार्थियों के रूप में हमें इन कठोर चरणों को समझना ही होगा। होता क्या था कि बचपन से ही चुनी गई लड़कियों को जहर की बहुत ही छोटी खुराकें दी जाती थी। इसे अगर हम आज की मॉडर्न भाषा में कहें तो माइक्रो डोजिंग। लेकिन जाहिर है ये आज का कोई वेलनेस ट्रेंड तो था नहीं। इसका सीधा सा उद्देश्य ये था कि शरीर उस जहर का पूरी तरह से आदी हो जाए और एक 100% बायोलॉजिकल इम्यूनिटी यानी जैविक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले। तो इस खौफनाक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या निकलता था? ये जो एक्सट्रीम शारीरिक कंडीशनिंग थी ना, ये इंसान के शरीर को एक ऐसी विष कन्या अवस्था में ले जाती थी जहां शरीर पूरी तरह से विष का घर बन जाता था। उस लड़की का पसीना या उसके शरीर का कोई भी तरल पदार्थ लिटरली एक बेहद जहरीले और घातक हथियार में बदल जाता था। वो अपने आप में एक चलता फिरता जीवित विष बन जाती थी जो पलक झपकते ही किसी की भी जान लेने में सक्षम थी। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जानलेवा मुलाकात, एक ऐतिहासिक दृश्य। एक खूबसूरत चेहरा, एक रहस्यमयी मुस्कान और एक जानलेवा चुंबन। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए क्लास। एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन राजा अपने शिविर में बैठा है और मगध पर एक बहुत बड़े आक्रमण की प्लानिंग कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी विशाल सेना को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन तभी एक विष कन्या को वहां भेजा जाता है और वो राजा, वो पूरी तरह से उस सुंदरता के भ्रम और उस रहस्यमयी मुस्कान के जाल में फंसकर अपना सारा का सारा डिफेंस भूल जाता है। हमें यहाँ एक पल रुककर इस भयानक सस्पेंस और इसकी घातकता पर विचार करना चाहिए। जैसे ही वो राजा करीब आता, उस विषकन्या का मात्र एक स्पर्श या सिर्फ एक चुंबन ही उस राजा का हमेशा के लिए अंत करने के लिए काफी था। बस एक टच और एक पूरा का पूरा युद्ध बिना कोई शोर शराबा किए बिल्कुल साइलेंटली टल जाता था। सोचिए, ये कूटनीति का कितना प्रभावी लेकिन साथ ही कितना खौफनाक तरीका था। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 4, राष्ट्रीय रक्षा या क्रूरता। देखिए, राजनीति और शासन की नैतिकता पर यह एक बहुत ही जटिल सवाल है जिस पर हमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर विचार करना होगा। एक तरफ हमारे पास चाणक्य की उस दौर की सर्वाइवलिस्ट पॉलिसी है, यानी अपने अस्तित्व को बचाने की नीति। उनका मानना था कि साम्राज्य की रक्षा करने और हजारों सैनिकों की जान बचाने के लिए ये एक बेहद जरूरी कदम था।
वहीं दूसरी ओर, अगर हम आज की आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्टैंडर्ड से इसे तौलें, तो ये एक बेहद क्रूर, चालाकी से भरा और पूरी तरह से अनैतिक बायोलॉजिकल वेपन माना जाएगा। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल आज के सभ्य समाज में कोई सोच भी नहीं सकता। तो अपने इस ऐतिहासिक विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं इस क्लास को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या दुश्मनों को खत्म करने का ये तरीका एक न्याय संगत रक्षा थी, या फिर ये बुनियादी तौर पर महज एक क्रूरता थी? आप लोग इस बात पर गहराई से डिबेट कीजिएगा कि क्या इन गुप्त और डार्क तरीकों ने सच में मौर्य साम्राज्य को तबाही से बचाया, या फिर कहीं न कहीं इन्होंने अनजाने में उस साम्राज्य की नींव को ही करप्ट कर दिया। खैर, आज की क्लास यहीं तक। अगले ऐतिहासिक विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस सवाल पर विचार करते रहें।